पीएफआई के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा दिया गया है। उसके साथ 8 और संगठन जो पीएफआई से जुड़े हैं उनको भी 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपको बताऊंगी कौन कौन से वो लोग हैं जो पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद खुलकर सामने आ गए हैं। जब पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो वो खुलकर ऐसा लगा कि समर्थन में खड़े हो गए हैं। सबसे पहला नाम है उनमें कांग्रेस के केरल से सांसद हैं के सुरेश। उन्होंने कहा कि अगर पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो आरएसएस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अल्पसंख्यक का अगर कोई गुट है, ग्रुप है, उस पर कार्रवाई हो रही है तो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता फैलाने वाले आरएसएस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचिए, इससे ज्यादा खुलकर कोई एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में कैसे खड़ा हो सकता है। वो केरल, उस केरल के ये सांसद है जहां इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उसी वायनाड से आते हैं के सुरेश भी, जहां से राहुल गांधी भी सांसद हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो क्यों हुई। यानी जिस संगठन का नाता आईएसआईएस से है, जिस संगठन का नाता बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन संगठन से है, आतंकवादी संगठन से है, उस पर जब कार्रवाई होती है तो के सुरेश जो कांग्रेस के सांसद हैं, याद रखिएगा, वो कह रहे हैं कि क्यों ये कार्रवाई हो रही है, आरएसएस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केरल वही जगह जहां पर 2012 में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री अच्युतानंद ने कहा था कोर्ट में हलफनामा देकर कि यह संगठन ऐसा है जो देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरा 360 डिग्री टर्न लिया और एक के बाद एक समर्थन में बयान आने लगे। कर्नाटक में किस तरह से मामले वापस लिए गए, ये सब आपको पहले ही बता चुकी हूं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर समर्थन में खड़ी हो गई है। कौन कौन है? दिग्विजय सिंह, जिनका नाम आप हमेशा जानते ही होंगे कि वो जब भी ऐसे कोई देश विरोधी लोग होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो वो तुरंत सामने खड़े हो जाते हैं। वो उन लोगों में है जिन्होंने हिंदू टेररिज्म की थ्योरी, ये टर्म कॉइन किया था। दिग्विजय सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। उन्होंने पूरी कोशिश की थी, पूरी साजिश रची थी कि जो हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ था, उसे हिंदू टेररिज्म का नाम दे दिया जाए। लेकिन वो तो अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया और इसके बाद वो अपनी थ्योरी को लागू करने में कामयाब नहीं हो पाए। वरना स्थिति क्या कर दी थी देश में इन लोगों ने। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो आरएसएस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा तारिक अनवर को आपने सुना होगा, वो भी कह चुके हैं कि अगर पीएफआई पर कार्रवाई होती है तो आरएसएस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई का काम करने का तरीका, पीएफआई के पास से जो सामान मिला है, 2 बार एनआईए ने रेड की, ईडी ने रेड की, जो मनी ट्रांजैक्शन मिले हैं गल्फ देशों से, जिस तरह से फंडिंग की जा रही थी। इनके फंडिंग के 2 सोर्स हैं, एक जो पैसा हवाला के जरिए आता है, दूसरा ये चंदे से पैसा इकट्ठा करते हैं ज़कात के नाम पर। ए राउफ जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो गल्फ देशों से बिजनेस के नाम पर, बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम पर पैसा लाते हैं, फिर वो पीएफआई के लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसके जो काम होते हैं वो फिर उसके जरिए किए जाते हैं। तो ये लोग ये नहीं बता पाते कि ये वो संगठन है जो लोगों का, बच्चों का, युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें जिहादी बना रहा है और फिर उन्हें आईएसआईएस में भर्ती के लिए भेजता है। इतना खतरनाक ये संगठन है, ये आतंकवादी संगठन ही है। अब ये तय हो चुका है, ये आतंकवादी संगठन है जिसका मकसद है देश में डर फैलाना, जिसका मकसद है देश में लोगों के मन में दहशत फैलाना, असुरक्षा का भाव पैदा करना, और इनको अपना सपना 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, ये इनका सपना है। जो फुलवारी शरीफ, पटना के फुलवारी शरीफ में जो डॉक्यूमेंट मिले थे 8 पेज के, जिनसे ये तस्वीर साफ हुई थी। लेकिन अब कड़ी कार्रवाई हुई है। तो अभी तक जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि सरकार क्यों इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, 8 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, आखिर क्यों वो कार्रवाई नहीं करती, क्यों बैन नहीं लगाती। अब वही लोग कह रहे हैं 5 साल का बैन क्यों लगाया। थ्योरी बदल के मतलब कुछ ना कुछ कहना है। एक बार उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि जो कार्रवाई की गई है ये सही कार्रवाई है। अगर इनके खिलाफ इस तरह के सबूत मिले हैं, ये आतंकवादी संगठन हैं, इनके इतने खतरनाक आतंकी संगठनों से रिश्ते हैं, तो इन पर बैन लगना बिल्कुल ठीक है। हम सरकार के साथ हैं क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये लाइन इन लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलती। इनके मुंह से हमेशा निकलता है देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होने वाली बातें। इससे साफ और क्या बोलेंगे ये लोग
जो इनके पक्ष में, पीएफआई के पक्ष में बयान दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि आरएसएस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अरे आरएसएस जो भी काम करता है खुले में करता है, उसकी शाखाएं खुले में लगती हैं। दशहरे में जो कार्यक्रम होता है वो सब लोग देख सकते हैं। आरएसएस के पास से कब ऐसी चीजें मिली जिसमें कहा गया कि वो देश विरोधी कोई काम कर रहा है? और जहां तक एक शिगुफा छोड़ा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को लेकर, तो अभी जो 5 मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल थे उनसे जब मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया था सवाल के जवाब में कि संविधान भारत का वही रहने वाला है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होने वाला। और ये थ्योरी आपको वैसे ही गलत लगनी चाहिए जब 8 साल से बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी 2014 से ही बहुमत में है। वो चाहे तो उसे किसने रोका था अभी तक? किस बात का 8 साल आप कह रहे हैं पीएफआई का बैन लगाने के लिए किसका इंतजार कर रहे थे? तो 8 साल किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाना होता, बहुमत है, अब तो राज्यसभा में भी अच्छी सीटें हो गई हैं उनकी, अब तो राज्यसभा में भी उनकी बढ़त बन गई है, अब तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लोगों के मन में एक भ्रम डालने की कोशिश है और वो जहर भरने का काम ये पीएफआई करती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेताओं की है जो चुनकर आते हैं, लेकिन जो मासूम लोग हैं जिनको समझ नहीं है उनके मन में इस तरह का जहर भरते हैं। जो काम पीएफआई करती रही है हमेशा, उसका काम है मुस्लिम युवा जो है उनका ब्रेन वॉश करना, उनके दिमाग में ये कहना कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, मुस्लिम को बाहर निकाल दिया जाएगा, सीएए को लेकर तमाम उनके मन में गलत भावनाएं भरना कि ये कानून हिंदुस्तान के मुस्लिमों के खिलाफ लाया गया है, जबकि इसका हिंदुस्तान के मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। वो सच नहीं बताते, वो झूठ बताते हैं, सच छुपाते हैं। और वही चीज ये नेता भी कर रहे हैं जब ये तरफदारी करते हैं पीएफआई जैसे संगठनों की। तो समझने की जरूरत आपको भी है। आप ये समझिए कि कौन आपके खैरख्वाह हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसने इस आतंकवादी संगठन के पक्ष में, क्योंकि वो एक अलग धर्म से आते हैं, एक खास समुदाय से आते हैं, इसलिए उनके पक्ष में बयान दिया, इसलिए आपके सगे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये लोग आपके भी दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आप इस देश की तरक्की में भागीदारी हो, क्योंकि ये देश सबको साथ लेकर चलता है। और अब ये जो मुलाकात हुई मोहन भागवत की, अगर किसी के मन में शक रहा होगा, मुझे नहीं लगता कभी होना भी चाहिए, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता है ये चीज। भारत में संविधान कानून से ही हर नियम लागू होता है। सिमी को जब बैन किया गया तो सिमी को बैन करने के बाद धीरे धीरे ये संगठन उसके बाद बहुत तेज हुआ। और ये संगठन जो केरल और कर्नाटक में ज्यादा सक्रिय है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है। वही शाहीन बाग जहां पर सीए के खिलाफ लंबा आंदोलन चला था, वही शाहीन बाग जहां पर पुलिस बल, पुलिस फोर्स तैनात थी और उसके बाद सुरक्षा बल तैनात थे। उसके बाद वहां पर कार्रवाई भी की गई और वहां जब भी कार्रवाई करने जाते हैं सुरक्षा बल, तो वहां पर उनके साथ पत्थरबाजी या कुछ हिंसा, मारपीट, कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं, इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। सिमी पर बैन लगाया गया था 2001 में। और अगर किसी को यह गलतफहमी हो कि कांग्रेस सरकार ने बैन लगाया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने सिमी पर बैन लगाया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, कांग्रेस ने बैन नहीं लगाया कभी भी सिमी पर। लेकिन उसके बाद 2008 अगस्त 2008 में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसने सिमी पर से बैन हटा लिया, सिमी पर से बैन हटा लिया, जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था, जिसका साफ मकसद था आतंकवाद फैलाना, देश में विभाजन करना, देश में अस्थिरता फैलाना। उस पर से बैन स्पेशल ट्राइब्यूनल ने हटा लिया। उसके बाद अगस्त में ही, सिर्फ कुछ दिन बाद ही, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के थे केजी बालाकृष्णन, उन्होंने वापस से सिमी पर बैन लगा दिया देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर। यानी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से दोबारा ये बैन लगा और सिमी पर वो बैन 2019 तक था। 2019 में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने फिर एक बार इस बैन को बढ़ा दिया है और अब बैन लग गया है पीएफआई पर 5 साल के लिए। ये मान लीजिए कि ये बैन अब हमेशा के लिए लग गया है। तरीका होता है, कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है सरकार को, इसीलिए किसी पर अनिश्चित काल के लिए बैन नहीं लगाया जा सकता है। रिव्यू किया जाता है, उसके बाद फिर यह बैन बढ़ाया जाता है। और निश्चित मानिए जब तक ये सरकार है, पीएफआई पर कभी भी लगा हुआ बैन नहीं हट सकता है, कितनी भी कोई कोशिश कर ले। लेकिन हर चीज का एक कानूनी रूप होता है और इसीलिए 5 साल का बैन लगाया गया है। तो जो लोग पहले कह रहे थे बैन क्यों नहीं लगाया, अब बैन लग गया है तो कह रहे हैं 5 साल का बैन क्यों लगाया गया है। तो ये तो वही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और खासतौर पर वो लोग जिनको देश हित से ज्यादा अपना हित, पार्टी हित,
प्यारा होता है वो इस तरह की बातें करते हैं, और जिनको इस देश के लोगों से प्यार नहीं होता, इस देश के लोगों को बरगलाते हैं, वो ये समझा रहे हैं क्या इस देश के मुस्लिमों को कि पीएफआई आपका नुमाइंदा है, पीएफआई ही आपको रिप्रेजेंट करता है। तमाम ऐसे मुस्लिम हैं इस देश में जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पीएफआई कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इस देश के मुस्लिमों को। पीएफआई के अलावा जिन पर रोक लगी है वो सीएफआई है, सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका नाम आपने सुना होगा जब कर्नाटक का हिजाब मामला चल रहा था। ये कैंपस यानी स्टूडेंट्स के बीच काम करता है ज्यादा, इसीलिए इसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक है ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, इस पर भी बैन लगा है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, रिहैब इंडिया फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो पैसा लाने का काम करती है, यानी कहां से पैसा आएगा, किस तरह से पैसा आएगा, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये रिहैब इंडिया फाउंडेशन देखती है, जिस पर रोक लगा दी गई है। अब ये भी प्रतिबंधित है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी संस्थान शामिल है जिस पर बैन लगाया गया है। नेशनल विमेंस फ्रंट है, इस पर भी बैन लगा है। जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरला। पीएफआई के अलावा 8 ये वो संगठन हैं जिन पर 5 साल का बैन लगाया गया है, और ये लंबे समय से मांग की जा रही थी। जब कार्रवाई हुई थी तभी मैंने कहा था कि मन में सवाल आता है कि बैन क्यों नहीं लगा रही सरकार, बैन क्यों नहीं लगा रही। मेरे और आपके मन में भी आता था, लेकिन उसकी वजह यह थी कि पूरी कार्रवाई करनी होती है, कानूनी तैयारी पूरी करनी होती है, ताकि जब कोर्ट में जाएं तो ये केस टिके। ऐसा ना हो कि अगर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ चले जाएंगे तो कोर्ट में पता लगा आपका केस ना टिक पाए। इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी की। पहले ही कई प्रदेश मांग कर चुके थे पीएफआई पर रोक लगाने की, उसमें यूपी, गुजरात, एमपी, झारखंड, कर्नाटक, ये तमाम राज्य शामिल हैं जो पहले ही मांग कर चुके थे कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। यह आतंकवादी संगठन है और इसका सीधा सीधा संबंध आईएसआईएस से है। इसके अलावा जमातुल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन है, उससे इसका सीधा संगठन है। फंडिंग इसकी गल्फ कंट्रीज से होती है, ज़कात के जरिए पैसा इकट्ठा करती है, और ये सब कुछ करती है मुसलमानों का भला करने के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, औरतों के भले करने के नाम पर। लेकिन जिस तरह से केरल, कर्नाटक में जो घटनाएं हुई, जितनी हत्या इन्होंने की, सीधे सीधे हत्या में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनके लोगों का नाम है, उसके बाद यह तस्वीर साफ थी कि पीएफआई सामाजिक कार्य नहीं करती, वो देश तोड़ने के लिए तत्पर है। एसडीपीआई जो पीएफआई का ही पॉलिटिकल विंग है, हालांकि कोई अभी सीधा संबंध नहीं पाया गया है किसी आतंकवादी संगठन से एसडीपीआई का, लेकिन एसडीपीआई के लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसडीपीआई के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो पीएफआई के ही होते हैं, लेकिन वो क्योंकि एक रजिस्टर्ड संस्था है इसीलिए उस पर बैन लगाने की कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं। चुनाव आयोग जाना पड़ेगा, चुनाव आयोग तय करेगा, तो इसीलिए एसडीपीआई पर बैन नहीं लगा है। लेकिन एसडीपीआई पर बैन लगना चाहिए, ये आपके मन में भी सवाल होगा, ये मेरे मन में भी सवाल है, क्योंकि ये उन्हीं का पॉलिटिकल विंग है। एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, जिसमें उसी के लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं पीएफआई के, वही एसडीपीआई में होते हैं, एसडीपीआई के कार्यकर्ता होते हैं। इसीलिए अब ये देखना है कि एसडीपीआई पे किस तरह की कार्रवाई होती, क्योंकि वो अलग तरह की कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें एमएचए अपने आप से बैन नहीं लगा सकता, उसके लिए चुनाव आयोग को कदम उठाने होंगे, चुनाव आयोग के पास जाना होगा। तो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर कि पीएफआई पर बैन लगा है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर है उन चेहरों को पहचानने के लिए भी जो अब समर्थन में खड़े हो रहे हैं या जो बचाव की मुद्रा में रह रहे हैं, जिनके से ये कहना मुश्किल हो रहा है कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है, ये देश विरोधी काम कर रहा था, इस पर बैन लगना सही है। ये देखिएगा, पूरे दिन नजर रखिएगा और आगे भी देखते रहिएगा कि कौन कौन वो लोग हैं जो ये बोलते हैं और कौन कौन लोग हैं जो साथ में बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश का मुसलमान खुद को ऐसे आतंकवादी संगठनों से एसोसिएट कर पाता है। अगर उनको ये लगता है तो गलतफहमी है उनकी, ये गलतफहमी वो उन लोगों के मन में भरते हैं, ये दुविधा वो उन लोगों के मन में भरते हैं। तो पीएफआई जितना दोषी है तो गुनहगार वो भी कुछ कम नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।